myself, डॉक्टर ममता शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस। विद्यार्थियों, बीए पार्ट सेकंड के सेकंड पेपर के इस वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी को विदित है कि हमने इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम के अंतर्गत पूर्व के वीडियोस के अंतर्गत राष्ट्रीय आंदोलन एवं संवैधानिक विकास की बात की, जिसके अंतर्गत हमने राइज ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया, मॉडरेट नेशनलिज्म, एक्सट्रीमिस्ट नेशनलिज्म, गांधीयन ईरा एंड नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट के साथ साथ सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट की बात कही। उसी कंटिन्यूटी में आज हम गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1919 की बात करेंगे। विद्यार्थियों, भारत में राष्ट्रवाद के उदय के कारणों में हमने बहुत सारी बातों को देखा, समझा। उसी के अंतर्गत हमने देखा कि भारत के संवैधानिक विकास के कुछ लैंडमार्क्स हैं, कुछ उसके सीमा चिन्ह है, जिसके आधार पे हम ये कह सकते हैं कि 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को ब्रिटिश साम्राज्ञी एलिजाबेथ ने अंग्रेज़ व्यापारियों की एक कंपनी, जिसे कि हम ईस्ट इंडिया कंपनी को के नाम से जानते हैं, ने भारत के साथ व्यापार करने का एकाधिकार प्रदान किया। इस व्यापारिक कंपनी के द्वारा बहुत तेज़ी के साथ प्रगति की गई और 17वीं सदी के मध्य से 18वीं सदी के प्रथम 40 वर्षों तक डच, पुर्तगाली और फ्रेंच कंपनियों की प्रतियोगिता में पराजित करते हुए भारत के व्यापार पर अपना एकाधिकार स्थापित कर लिया। इसी तरह से 18वीं सदी के मध्य में भारत की राजनीतिक स्थिति ऐसी थी कि कंपनी के महत्वाकांक्षी और साहसी सदस्यों ने भारत में कंपनी के शासन की स्थापना की बात सोची और कंपनी के द्वारा ही गेम ऑफ पावर पॉलिटिक्स प्रारंभ कर दिया गया, जिसे हम शक्ति राजनीति का खेल कहते हैं। इस शक्ति राजनीति के इस खेल के अंतर्गत बंगाल में कंपनी को विशेष सफलता प्राप्त हुई और 19वीं सदी के प्रारंभ तक कंपनी ने भारत के बहुत बड़े क्षेत्र पर विजय प्राप्त कर ली। तो इस तरह से ये इनका भारत के संवैधानिक विकास का एक लैंडमार्क था, एक सीमा चिन्ह था, जिसके आधार पे ये आगे बढ़े। इसी के अंतर्गत हम सबसे पहले बात करेंगे भारतीय परिषद अधिनियम 1861। 1861 के अंतर्गत 1857 के विद्रोह का एक प्रमुख कारण यह था कि शासक वर्ग और शासितों में कोई वास्तविक संपर्क नहीं था। अतः इस स्थिति को दूर करने के लिए सर्वप्रथम 1861 ईस्वी के भारतीय परिषद अधिनियम के माध्यम से भारतीयों को प्रशासन के साथ संयुक्त करने की नीति अपनाई गई। सेकेंडली, इसी के अंतर्गत हम बात करेंगे भारतीय परिषद अधिनियम 1892। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 भारत के संवैधानिक विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण चरण कहा जा सकता है और इस अधिनियम के माध्यम से भारतीयों को प्रशासन के साथ संयुक्त करने की नीति का परिणाम था और इसे 1861 ईस्वी के अधिनियम के साथ अपनाया गया था। इस अधिनियम के द्वारा केंद्रीय और प्रांतीय विधायी परिषदों का विस्तार किया गया और इसके अतिरिक्त केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों के कार्यों और उनकी शक्ति में भी वृद्धि की गई। तत्पश्चात हम देखेंगे मॉर्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909। 1892 का अधिनियम भारतीय जनता की आकांक्षाओं को संतुष्ट नहीं कर सका। अतः 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा किए गए बंगाल के विभाजन और बिगड़ती हुई सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक परिस्थितियों एवं अंतर्राष्ट्रीय घटना चक्र ने भारतीय जनता में असंतोष को और अधिक बढ़ाने का कार्य किया। इस तरह से हम देखते हैं कि ये जो 1861, 1892 एंड 1909 का जो अधिनियम है वो भारतीय जनता को संतुष्ट नहीं कर सका।
अतः इसी के अंतर्गत अगर हम आगे बढ़ते हैं तो गोखले का जो राजनीतिक टेस्टामेंट है, इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि कांग्रेस और लीग योजना, जिसके अंतर्गत 19 व्यक्तियों के आवेदन और गोखले के राजनीतिक टेस्टामेंट में भविष्य के संवैधानिक सुधारों की योजना पर विचार किया गया था, परंतु इनमें भी कोई भी योजना भविष्य के संवैधानिक सुधार का आधार नहीं बनी। इस दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण योजना इंग्लिश राउंड टेबल ग्रुप द्वारा तैयार की गई और यह ग्रुप उन अंग्रेज सार्वजनिक कार्यकर्ताओं का एक समुदाय था जो भारतीय समस्याओं में विशेष रुचि रखते थे और इसी के अंतर्गत 20 अगस्त 1917 के अंतर्गत मॉन्टेग्यू घोषणा की गई और इसके अंतर्गत उन्होंने कई सारी बातें इसके अंतर्गत रखी। नंबर 1 कि ब्रिटिश शासन का उद्देश्य भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना है। सेकेंडली उन्होंने बात की कि उत्तरदायित्व शासन की स्थापना क्रमिक विकास द्वारा ही संभव है। इस तरह से हमने ये जो एक संवैधानिक विकास की एक जो प्रक्रिया है उसको समझा। लेकिन उसके बाद जो गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1919 बना, उसके अंतर्गत हमें बहुत सारी बातें देखने को मिली, जिसके अंतर्गत 1919 का ये जो अधिनियम है, जो मॉन्टेग्यू घोषणा थी, उसी को क्रियान्वित करने की दिशा में एक चरण था और इसके अंतर्गत बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए और भारत में प्रतिनिधात्मक संस्थाओं के विकास का ये एक नए युग का प्रारंभ इसके अंतर्गत देखने को मिला। इसके अंतर्गत हम अगर बात करते हैं तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रांतों में। नंबर 1, प्रांतों में आंशिक रूप से उत्तरदायी शासन। 1919 के अधिनियम का जो सबसे महत्वपूर्ण लक्षण कहें या विशेषताएं कहें, प्रांतों में आंशिक रूप से उत्तरदायी शासन की व्यवस्था करना था। इसके अनुसार प्रांतीय शासन को 2 भागों में विभाजित किया गया, रिजर्व सब्जेक्ट्स और ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट। रिजर्व जिसे हम रक्षित विषय कहते हैं और ट्रांसफर्ड जिसे हम हस्तांतरित विषय कहते हैं। रक्षित विषय पहले की तरह ही गवर्नर के प्रति उत्तरदायी कार्यकारिणी परिषद के सदस्यों के अधीन थे और इन पर व्यवस्थापिका का कोई नियंत्रण नहीं होना था। लेकिन हस्तांतरित विषय लोकप्रिय मंत्रियों को सौंप दिए गए थे, जो व्यवस्थापिका के निर्धारित बहुमत से चुने जाते थे और उनके प्रति ही उत्तरदायी होते थे। इस तरह से प्रांतों में आंशिक उत्तरदायित्व की शासन की व्यवस्था की गई। सेकेंडली, प्रांतीय कार्यकारिणी परिषद में अधिक भारतीयों को संयुक्त करना। इस अधिनियम के द्वारा यद्यपि रक्षित क्षेत्र का प्रशासन गवर्नर के अधीन रखा गया था, लेकिन प्रांतों की कार्यकारिणी परिषद में भी भारतीय सदस्यों की संख्या पहले से अधिक बढ़ा दी गई थी। थर्डली, इसके अंतर्गत हम बात करते हैं प्रांतीय विधान परिषदों का पुनर्गठन किया गया। इस अधिनियम के द्वारा प्रांतीय विधान परिषदों का पुनर्गठन किया गया। उनकी संख्या में वृद्धि करते हुए प्रांतों को परिषदों से अधिक 140 और छोटे प्रांतों को कम से कम 60 सदस्य रखने की व्यवस्था इसके अंतर्गत की गई। फोर्थली, हम बात करते हैं केंद्र में अनुत्तरदायी शासन। इस अधिनियम द्वारा प्रांतों में तो आंशिक रूप से उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई, लेकिन केंद्रीय शासन को पहले की तरह ही केंद्रीय विधानमंडल के प्रभाव से मुक्त अर्थात अनुत्तरदायी रखा गया। यद्यपि व्यवस्थापिका सभा द्वारा शासन को प्रभावित कर सके, इस उद्देश्य से व्यवस्थापिका सभा का विस्तार भी कर दिया गया और उनके अधिकारों में भी वृद्धि की गई। फिफ्थली, हम इनकी विशेषताओं की बात करते हैं तो केंद्रीय कार्यकारिणी परिषद में अधिक भारतीयों की नियुक्ति, यह इस अधिनियम की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। यद्यपि इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को पहले की तरह निरंकुश, स्वेच्छाचारी तथा शक्तिशाली बने रहने दिया गया था, लेकिन केंद्रीय कार्यकारिणी परिषद में कुछ सुधार अवश्य ही किए गए, जिसके अंतर्गत हम बात करते हैं। नंबर 1, कार्यकारिणी पर पूर्व निर्धारित संख्या संबंधी प्रतिबंध हटा दिए गए। नंबर 2, भारतीय उच्च न्यायालय के उन वकीलों को जिन्हें उनमें कार्य करते हुए 10 वर्ष हो चुके हो, परिषद का लॉ मेंबर होने के योग्य ठहराया गया।
इस तरह से हम देखते हैं कि केंद्रीय कार्यकारिणी परिषद में अधिक से अधिक भारतीयों की नियुक्ति का प्रावधान इसके अंतर्गत किया गया। नेक्स्ट हम इसके अंतर्गत कहते हैं कि द्विसदनात्मक केंद्रीय विधानसभा का निर्णय। इस अधिनियम द्वारा केंद्रीय क्षेत्र में एक सदनात्मक व्यवस्थापिका के स्थान पर द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका की स्थापना की गई और इन दोनों सदनों के नाम केंद्रीय विधानसभा तथा राज्य परिषद रखे गए। 7th इसके अंतर्गत भारतीय शासन पर गृह सरकार के नियंत्रण में कमी रखी गई, क्योंकि मॉनफोर्ड रिपोर्ट में प्रांतीय तथा केंद्रीय शासन के परिवर्तनों को दृष्टि में रखते हुए भारतीय शासन पर गृह सरकार के नियंत्रणों में शिथिलता का सुझाव दिया गया था और उसे इस अधिनियम के अंतर्गत स्वीकार किया गया। नेक्स्ट इसके अंतर्गत हमने देखा भारत परिषद में परिवर्तन। इस अधिनियम के अंतर्गत भारत परिषद को समाप्त करने की भारतीय मांग को स्वीकार नहीं की गई, लेकिन भारत परिषद के गठन में परिवर्तन किए गए और इनमें कम से कम 8 और अधिक से अधिक 12 सदस्य नियुक्त करने की व्यवस्था की गई। नेक्स्ट इसके अंदर हम देखा केंद्रीयकरण से विकेंद्रीकरण की ओर। इस अधिनियम के द्वारा केंद्रीयकरण की उस नीति को समाप्त कर दिया गया जो लॉर्ड कर्जन के समय में चरमोत्कर्ष स्तर पर पहुंच गई थी और प्रशासन और राजस्व के कुछ विषयों का विकेंद्रीकरण कर दिया गया, अर्थात उन्हें केंद्रीय सरकार के नियंत्रण से हटाकर प्रांतीय सरकार में दे दिया। इसी तरह इसके अंतर्गत लास्टली हम देखते हैं शक्ति विभाजन। अधिनियम के द्वारा केंद्रीय और प्रांतीय सरकारों के बीच शक्ति विभाजन भी किया गया। वे विषय जो लगभग संपूर्ण भारत या अंतर प्रांतीय हितों से संबंधित थे केंद्र के अधीन रखे गए और जो विषय प्रांतीय विषयों से संबंधित थे उन्हें प्रांतों के अंतर्गत रखे गए। केंद्र के विषयों की बात करें तो इसके अंतर्गत उन्होंने सेना, रेल, डाक, तार, चुंगी, व्यापार आदि दीवानी फौजदारी रखे गए मामले और प्रांतीय क्षेत्र के अंतर्गत स्थानीय स्वशासन, सार्वजनिक कार्य, शिक्षा, जन स्वास्थ्य, चिकित्सा, कृषि, न्याय व्यवस्था के कुछ भाग इसके अंतर्गत रखे गए। इस तरह से हम देखते हैं कि जो 1919 का जो अधिनियम है उसके अंतर्गत केंद्र सरकार के ढांचे में कुछ परिवर्तन तो किए गए, लेकिन ये परिवर्तन ऐसे नहीं थे जिनमें केंद्रीय सरकार के मूलभूत स्वरूप में परिवर्तन आता हो। अंदर केंद्र में पहले के ही समान अनुत्तरदायी शासन बना रहा तथा गवर्नर जनरल को पहले के ही समान स्वेच्छाचारी शासन की स्थिति प्राप्त रही और कार्यकारिणी परिषद के गठन में कुछ परिवर्तन करते हुए इस परिषद में भारतीयों को कुछ अधिक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। इसी प्रकार केंद्रीय व्यवस्थापिका का विस्तार कर उन्हें अधिक प्रतिनिधात्मक बनाया गया तथा उसे शासन पर प्रभाव डालने के अधिक अवसर प्रदान किए गए और इसके साथ ही केंद्र में एक सदनात्मक व्यवस्थापिका के स्थान पर द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका की स्थापना की गई, जिनके 2 सदन राज्य परिषद और विधानसभा रखे गए। इस अधिनियम द्वारा अधिक महत्वपूर्ण परिवर्तन प्रांतीय शासन के क्षेत्र में किए गए। इस तरह से हमने देखा कि जो 1919 का जो अधिनियम है उसके अंतर्गत कुछ परिवर्तन हुए और उन परिवर्तनों के आधार पर ही प्रांतीय विषय के प्रशासन के संबंध में एक द्वैध शासन व्यवस्था अपनाई गई और मॉनफोर्ड रिपोर्ट में कहा गया कि भारतीय जनता के अशिक्षित होने और निर्वाचकों के अनुभवहीन होने के कारण निर्वाचित व्यवस्थापिका सभी विषयों के संबंध में अपना उत्तरदायित्व नहीं निभा सकेगी, इसलिए इसका एक ऑप्शन द्वैध शासन के रूप में अपनाया गया और जिसे हम डायराकी सिस्टम कहते हैं। तो इस तरह से हमने भारतीय शासन अधिनियम 1919 के गठन को समझा। आज के वीडियो में हम इतना ही देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे द्वैध शासन प्रणाली को इसी के कंटिन्यूटी के अंतर्गत समझेंगे। धन्यवाद।